और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में फैला कोरोना और लगातार यहां केस बढ़ रहे हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि पालघर में कोरोना का कहर और इस सबके बीच 51 छात्र और टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 51 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी छात्र एक ही स्कूल के बताए जा रहे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है। और जानकारी ये भी कि शिक्षकों को भी कोरोना हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के पालघर से, जहां पर कोरोना का कहर और इस बीच पालघर में कोरोना के 51 छात्र सामने आए। 51 छात्रों को कोरोना हुआ है। सभी एक स्कूल के बताए जा रहे हैं और जानकारी ये भी कि शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लगातार पुणे, नागपुर, औरंगाबाद ये तमाम वो जगह हैं जहां पर तकरीबन 8 जिले हैं महाराष्ट्र के, जहां पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। रोज कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इस सबके बीच प्रशासन की तरफ से सख्ती भी, लेकिन लगातार बढ़ रहे मामलों में पालघर में भी कोरोना के मामले सामने आए। 51 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए अकोला में आज रात से लॉकडाउन लागू होगा। अकोला में 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। वहीं परभणी में भी आज रात 12 बजे से फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। तो अकोला में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में लगातार केस बढ़ रहे हैं। आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और इस सब के बीच जो जानकारी है वो ये कि अकोला में आज रात से लॉकडाउन लागू होगा। अकोला में 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाएं और जो सरकार नियम बना रही है उसका पालन करें। सार्वजनिक कार्यक्रम में भीड़ न जमा हो, शादियों में लोग भीड़ न जमा करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क न लगाने के पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसके कारण कई जिलों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। आज रात से मैं जहां का पालक मंत्री हूं, परभणी में भी 12 बजे से लॉकडाउन लगेगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक। कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र पर एक बार फिर लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर से जितने भी कोरोना के गंभीर मरीज सामने आए हैं, उनमें आधे से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 23,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए और 13,000 से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं। ऐसे में राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने की आशंका बढ़ती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया जा सकता है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागपुर शहर में 15 मार्च से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इसके बाद कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन ने नागपुर ग्रामीण में भी 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन को लगा दिया है। और इसी तरह औरंगाबाद में 4 जुलाई तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन वहां हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाऊन करावं लागेल आणि म्हणून माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे की एकतर लसीकरण करून घ्या आणि बाहेर अनावश्यक गर्दी टाळा। हमारे साथ यहाँ पर यूडी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। सर, जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के लगातार धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर नियम स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं और क्या लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं? कोरोना का जो हम लोग देख रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं नंबर्स, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और निश्चित रूप से संभाजी नगर में आंशिक लॉकडाउन किया हुआ है और लोगों ने भी इसका ख्याल रखना चाहिए। लोगों ने भी जो सूचना मुख्यमंत्री दे रहे हैं उसका पालन करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। मुंबई के भीतर जिस तरीके से ट्रेन हैं या फिर ऐसे जगह हैं जहां पर ज़्यादा तौर पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, उन सारी जगहों के लिए क्या ट्रेनों को बंद करने पर फैसला ले सकती है सरकार या फिर भीड़ भरी जगहों को कुछ डाइवर्ट करने को लेकर? नहीं, ऐसा कोई भी निर्णय सरकार ने सोचा नहीं है, लेकिन लोगों ने भी सरकार जो सूचना दे रही है उसका पालन करने की आवश्यकता है। तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए मुंबई, पुणे, नागपुर समेत कई दूसरे शहरों में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर समेत कई और दूसरे अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को मास्क लगाने और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की नसीहत दी। इस दौरान ये अधिकारी कई दुकानों में गए और वहां मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजों की पड़ताल भी की। सड़क पर भी जो बिना मास्क के दिखाई दिया उसे अधिकारियों ने टोका और जुर्माना भी लगाया।
ना वजह घर से बाहर नहीं निकलिए, भीड़ नहीं करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये पिछले 1 साल से बताया जा रहा है, लेकिन लोग मास्क पहनते नहीं हैं और अनावश्यक भीड़ करते दिखते हैं, तो अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऑटो रिक्शा में अगर बिना मास्क के लोग दिखाई पड़ेंगे तो फिर ऑटो रिक्शा सीज करने की कार्रवाई होगी, आईपीसी में गुना दाखिल किया जाएगा। उसी तरह जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर दंड करना चालू है और तेज़ी से इसको दंड को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं जहां पर कोरोना महामारी वापसी कर रही है, बल्कि पंजाब भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने वहां के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिन 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है उनमें पटियाला, जालंधर, कपूरथला, नवाशहर, होशियारपुर, लुधियाना, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं, जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू एटलीस्ट अगले 10-15 डेज ਲਈ लगा दिए बहुत हाँ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਤੋਂ 5 ਰਾਤ ਨੂੰ तो सो दैट ਜਿਹੜਾ ਆਮ मतलब सोशल गैदरिंग होਣ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਥੋੜਾ ਠੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਜਰਸ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। देश में इस वक्त 10 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और खास बात यह है कि कोरोना की इस नई लहर ने एक बार फिर महाराष्ट्र को बुरी तरीके से अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी न करने के निर्देश दिए गए। डराने लगा है कोरोना। 24 घंटे में करीब 23,000 मरीज। महाराष्ट्र में चिंताजनक हालात। 10 जिलों में बेकाबू हुआ वायरस। जरा सी लापरवाही ने एक बार फिर देश में कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया है। देश के कई शहरों से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि कोरोना एक बार फिर अपनी चेन बनाते दिखाई देने लगा है। सबसे पहले आपको उन 10 शहरों की तस्वीर दिखाते हैं जहां वायरस ने एक बार फिर सिस्टम के सामने चुनौतियां पेश कर दी हैं। पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, ये देश के नक्शे की वो तस्वीर है जहां वायरस की नई लहर मुसीबत का सबब बन गई है। We are very worried about Maharashtra. Across several districts of Maharashtra, you saw their names, and as we came in, we learned that there is a strict lockdown being imposed in Nagpur in particular. So we are reaching a situation where those approaches are being brought back. It's a very serious matter. हैरानी इस बात की है कि देश के जिन 10 शहरों में कोरोना की लहर बेकाबू हो रही है, उनमें से 8 शहर अकेले महाराष्ट्र के हैं। यानी महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना का एपिसेंटर बनता जा रहा है। महाराष्ट्र से आए कोरोना के आंकड़े भी बता रहे हैं कि कोरोना के नियमों की अनदेखी राज्य पर किस कदर भारी पड़ रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 14,000 से ज्यादा केस। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना से 47 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के केस 1500 के पार। पुणे में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन। 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन। औरंगाबाद में आंशिक लॉकडाउन। 11 मार्च से 4 अप्रैल तक औरंगाबाद में आंशिक लॉकडाउन। शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन। औरंगाबाद में आंशिक लॉकडाउन की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि प्रशासन सड़कों पर लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दे रहा है। डेली के 500-550 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, बराबर है ना। और इसीलिए बड़ी तादाद में, जैसा पहले रिकॉर्ड ब्रेक, अभी कल तो मैं सुना कि एक दिन में इतना मरीजों की संख्या बढ़ गई कोरोना पॉजिटिव की। इसलिए ये जो प्रशासन ने निर्णय लिया है, लोगों की, आम जनता के हित के लिए लिया है। तो मैं अभी आपके माध्यम से, आपके द्वारा
सभी से गुजारिश करता हूँ कि भैया जो भी गाइडलाइंस है उसका आप तंतोतंत पालन करिए। औरंगाबाद में पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से ही कोरोना बेकाबू हो रहा है। इसीलिए जरूरी है कि उन नियमों का पालन किया जाए जिनकी हिदायत बीते 1 साल से दी जा रही है। बहुत बार पहले बोल चुके हैं कि ये कोरोना का फैलाव जो रोकना का हमारे सबके हाथ में है। सड़क पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लोग पार्टियां कर रहे हैं और बड़े बड़े शादी में हज़ारों लोग आ रहे हैं। तो जितने लोग हैं एक बार घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलिए, भीड़ नहीं करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। उधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर लोगों से इस बात की अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी जिलों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लॉकडाऊन करावं लागेल आणि म्हणून माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे की एकतर लसीकरण करून घ्या आणि बाहेर अनावश्यक गर्दी टाळा। असल में महाराष्ट्र सरकार की चिंता यूं ही नहीं है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे लोग कोरोना की दहशत को भूल चुके हैं। ना लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालांकि बीएमसी की टीम लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो जरूर कर रही है, लेकिन हर एक को समझाना भी नामुमकिन है। महाराष्ट्र में फिर एक बार कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। कई जगहों पर, कई जिलों में आंशिक तौर पर लॉकडाउन भी हुआ है, नाइट कर्फ्यू हुआ है। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ यहां पर आपको लोगों की नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ रही हैं। कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। हालांकि बीएमसी की टीम यहां पर खड़ी है, लोगों पर कार्रवाई कर रही है। जो लोगों ने मास्क नहीं लगाया ऐसे लोगों से दंड वसूला जा रहा है। ऐसे ही बीएमसी की अधिकारी हमारे साथ हैं। मैडम, मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है, उसके बाद क्या लोगों का प्रतिसाद है? क्या लोग मास्क पहन रहे हैं? नहीं सर, नहीं पहन रहे, मास्क नहीं पहन रहे। उधर दिल्ली में भी कोरोना वायरस की दहशत एक बार फिर लौट आई है। बीते 2 महीनों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली में 400 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 11 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 409 मरीज दर्ज किए गए। इससे पहले 8 जनवरी को दिल्ली में 444 कोरोना के केस रिकॉर्ड किए गए थे। इसी के साथ दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या एक बार फिर 2000 के पार जा पहुंची है। 11 मार्च को दिल्ली में सक्रिय मरीज 2020 हो गए, जबकि 22 जनवरी को दिल्ली में सक्रिय मरीज 2060 दर्ज किए गए थे। इतना ही नहीं, होम आइसोलेशन का आंकड़ा भी 1000 को पार कर 1028 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते ये मामले उस लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं जिसके बारे में पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। यही वजह है कि कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों के खिलाफ न सिर्फ सख्ती अपनाई जा रही है, बल्कि लोगों से इस बात की अपील भी की जा रही है कि कोरोना को हल्के में लेने की जरूरत हरगिज नहीं है, क्योंकि इसकी वापसी पहले से ज्यादा घातक साबित हो सकती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती नहीं लड़ेंगे चुनाव। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। हालांकि उनका दावा है कि पार्टी उन्हें मनाने में लगी हुई है, तो मिथुन चक्रवर्ती चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि उनको मनाने की कोशिश लगातार जारी है। मिथुन के इनकार का दावा कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती से हालांकि बीजेपी बात करेगी और उनको मनाने की कोशिश करेगी, इस बात की जानकारी भी कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दी गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, कैलाश विजयवर्गीय का दावा कि मिथुन चक्रवर्ती ने इनकार कर दिया है चुनाव लड़ने से। हालांकि न्यूज 18 के साथ बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती ने यह कहा था कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसको निभाएंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन इस सबके बीच जो बंगाल प्रभारी हैं बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, वो ये दावा कर रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनको मनाने की कोशिश जारी है। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। पर फिर भी अगर पार्टी निर्णय करेगी और हम मिथुन दास से बात करेंगे, यदि वो लड़ना चाहेंगे तो हम लड़ाएंगे। तो सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी बीजेपी नेता, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर पार्टी चाहेगी तो हम मिथुन चक्रवर्ती से बात करेंगे। हालांकि उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया है कि वो चुनाव
लड़ना चाहते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो मिथुन चक्रवर्ती से इस बारे में बातचीत होगी। तो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी में शामिल होने के बाद ये कहा था कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी मैं निभाऊंगा। उनकी तरफ से प्रचार भी किया जाएगा बीजेपी के लिए। लेकिन इस सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बंगाल के प्रभारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मिथुन चक्रवर्ती से पार्टी बात करेगी। तो अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को चुनाव लड़ाएगी? हालांकि जो जानकारी मिल रही है, जो बात कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती नहीं चाहते हैं चुनाव लड़ना। बीजेपी के स्टार प्रचारक है मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन उनकी तरफ से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की गई है। इस बात का दावा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। और उन्होंने क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, आइए सुनवाते एक बार फिर से आपको। मिथुन दास से मेरी बात हुई थी, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, पर फिर भी अगर पार्टी निर्णय करेगी और हम मिथुन दास से बात करेंगे, यदि वो लड़ना चाहेंगे तो हम लड़ाएंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने मिथुन दास से बात की है, मिथुन चक्रवर्ती से बात की है और उन्होंने चुनाव ना लड़ने की इच्छा जताई है। लेकिन अगर पार्टी चाहेगी तो उनसे बातचीत की जाएगी, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती पहले ही कह चुके जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी की तरफ से मैं उसको निभाऊंगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को चुनाव लड़ाएगी। जब बीजेपी में वो शामिल हो रहे थे उस दौरान ये सवाल उठा था कि क्या बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती हैं, क्योंकि बंगाली चेहरा है और लोकप्रिय भी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा था। लेकिन इन तमाम बातों पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, ये बात हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मिथुन चक्रवर्ती सीएम का चेहरा नहीं है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि चुनाव अगर लड़ाएगी पार्टी तो मिथुन चक्रवर्ती से बात होगी। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, क्या कहा मिथुन चक्रवर्ती ने, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि वो तो इनकार कर चुके हैं चुनाव लड़ने से, तो क्या ये माना जाए कि पार्टी चाहती है कि मिथुन चक्रवर्ती चुनाव लड़े? चलिए, तो आवाज नहीं पहुंच पा रही यतेंद्र के साथ, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पार्टी की तरफ से, क्या बीजेपी की तरफ से, क्या कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती से इसलिए बात की गई थी कि क्या पार्टी चाहती है कि मिथुन चक्रवर्ती चुनाव लड़े, और उसके जवाब में मिथुन चक्रवर्ती ने मना कर दिया। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी का निर्णय होगा तो मिथुन चक्रवर्ती से एक बार फिर से बात की जाएगी। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें, नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। नंदीग्राम सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इस बार उन्होंने बतौर बीजेपी प्रत्याशी नामांकन भरा है। हल्दिया के एसडीएम दफ्तर में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ रोड शो किया। हल्दिया में रोड शो किया। उसके पहले उन्होंने एक रैली को भी किया संबोधित और अपनी जीत का दावा किया। इससे पहले 10 मार्च को टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी यहां से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। तो नंदीग्राम में अब असल लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ 10 तारीख को ममता ने नामांकन दाखिल किया, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। उससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया, जीत का दम भरा, रैली को भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पर कहा कि हमको सोनार बांग्ला बनाना है। शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेंगे। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी एक बार फिर से अपनी जीत का दम भरा। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से ही मौजूदा विधायक भी, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आइए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। ये कहानियां बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। ऐसी कुछ कहानियां हैं खेल की दुनिया से जो लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। पैरा ओलंपियन और महिला मुक्केबाजों की ऐसी ही कहानियां जिन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से संभावनाओं के मायने ही बदल दिए।
वरुण सिंह भाटी को छोटी सी उम्र में ही पोलियो हो गया था, लेकिन इसकी वजह से उन्हें खेल की दुनिया को ऊंचाइयों से छूने के लिए कोई रोक नहीं पाया और आज इन्होंने एक हाई जंपर के रूप में भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। In 2014, I played my first international meet in Beijing, China. दीपा मलिक एक ट्रेल बेसिंग भारतीय पैरा एथलीट है, जिन्होंने 36 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। What I wanted to tell the world that a woman, despite of whatever physical challenges she is in, she is still a person and not be treated as a patient. बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि स्नूकर के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। पंकज आडवाणी जैसे सितारों ने अपनी अनूठी उपलब्धियों के साथ भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और बेहतरीन उदाहरण साबित करने में खेल के सुपरस्टार्स का अहम योगदान रहा है। इन्हीं में से एक हैं बॉक्सर निखत जरीन। लड़कियां कमजोर नहीं होती है, लड़कियां सब कुछ कर सकती है। मैं भी चाहती हूँ कि और भी लड़कियां ऊपर आए और अपने देश का नाम रोशन करें। इन खिलाड़ियों ने स्वाभिमान भारत के लिए मंच तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। क्या आपको लगता है कि सियासत में हिंदुत्व कांग्रेस की भी अब मजबूरी बन गई? कुछ भगवान पे भी छोड़ दीजिए कि कौन किसकी आस्था सही है, किसकी आस्था सही नहीं है। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पास आज ना नेता है और ना नीति है और ना सोच। आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं, जैसा राहुल गांधी कहते हैं हर बार? या तो मोदी भगवान है, कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, या फिर कभी कोई कहता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो घुस के ठोका पाकिस्तान, और चीन की हैसियत नहीं कि भारत की तरफ गलत आंखों से देख ले।